Hello everyone, welcome to the class. So this is our fourth class of MCQs. और इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 क्लासेस जो है MCQs की कवर की हैं. दैट इज़ रिलेटेड टू द फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस 3 क्लासेस में भी. एंड आज की क्लास में भी हम सेम टॉपिक ही कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है. So the first question of today's MCQs class is jam, jellies and preserves can be preserved by adding sugar at concentration of option A is 65%, B is 75%, C is 40%, D is 30%. So the correct answer of this question is option number A, that is 65%. ठीक है. सो हम जो शुगर ऐड करते हैं, जैम हो गया, जेलीज हो गया, प्रिजर्व्स हो गया, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, इनकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए वो हम कितना करते हैं, 65% जो है शुगर को जो है ऐड करते हैं. जो कंसनट्रेशन होता है शुगर का वो कितना होता है, 65%. ठीक है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये कई बार एग्जाम्स में जो है आया हुआ है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 65%. Explanation is jam, jellies and preserve are typically preserved by adding sugar at concentration of around 65% or higher. मतलब मेजरली अगर हम कहें मोस्टली केसेस में जो है 65% जो है ऐड किया जाता है. एंड ये क्या करता है, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने में हेल्प करता है. एंड इसके साथ साथ एक डिज़ायर्ड टेक्सचर जो है फूड को वो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है. डिज़ायर्ड टेक्सचर हो गया या कंसिस्टेंसी हो गई, वो प्रोवाइड करने में भी जो है शुगर हेल्प करता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 65%. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. सो द क्वेश्चन इज टोकोफेरॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए इज एंटी केकिंग एजेंट, बी इज फ्लेवरिंग एजेंट, सी इज एंटीऑक्सीडेंट एंड डी इज नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एंटीऑक्सीडेंट. सो एज यू ऑल नो दैट कि टोकोफेरॉल को और क्या बोला जाता है, विटामिन ई. ठीक है. एंड विटामिन ई इसके लिए यूज़ किया जाता है एज अ एंटी ऑक्सीडेंट. ठीक है. एज अ एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है विटामिन ई को यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो जब मैंने आपको प्रिजर्वेशन डिस्कस किया था तो मैंने आपको उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डिफरेंट डिस्कस किए थे कि लाइक ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डिफरेंट यूज़ करते हैं. एंड उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि विटामिन ई का जो है यूज़ किया जाता है. मोस्टली विटामिन ई का जो है यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जितने भी ऑयल्स हो गए, घी हो गया, उनमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम विटामिन ई का ही यूज़ करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी स्पॉइलेज जो है प्रोडक्ट में आ सकती है, फूड प्रोडक्ट में आ सकती है, तो कौन कौन सी आ सकती है, लाइक रेंसिडिटी आ सकती है. फर्स्ट, जो मोस्टली फैटी फूड्स में जो प्रॉब्लम जो है ऑब्जर्व की जाती है, दैट इज़ रेंसिडिटी. ठीक है. रेंसिडिटी की वजह से क्या होता है कि टेक्सचर चेंज हो जाता है. ठीक है. फ्लेवर चेंज हो जाता है. ठीक है. सो इनको प्रिवेंट करने के लिए जो है, ये इनडिज़ायरेबल जो है, अनडिज़ायरेबल जो चेंजेस है, इनको जो है प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड मोस्टली नेचुरल अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो विटामिन ई का जो है यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो टोकोफेरॉल का जो है हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ एंटीऑक्सीडेंट. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट. ओके. Now the next is question number 3. So the question is, which of the following is non-climacteric type of fruit? Option number A is pineapple, B is lychee, C is grape and D is all of these. So the correct answer of this question is all of these. Option number D, all of these. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फूड होते क्या हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है. सो क्लाइमेट्रिक फूड कौन से होते हैं, इथाइलिन जो रिलीज़ करते हैं ज़्यादा अमाउंट में. ठीक है. सो उनको कौन सी कैटेगरी में डाला जाता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट. एंड नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं, जो या तो इथाइलिन रिलीज़ नहीं करते, एंड अगर करते भी हैं तो काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज़ करते हैं. ठीक है.
सो इसमें इथिलीन प्रोडक्शन जो होता है काफ़ी कम होता है. सो फर्स्ट डिफरेंस ये होता है. सेकेंड क्या होता है कि एक बार जब आप हार्वेस्ट कर लेते हैं क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट की, जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, सो अगेन इनमें जो राइपनिंग जो प्रोसेस होती है वो कॉन्टिन्यू रहती है. बट नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट में क्या होता है कि इनमें राइपनिंग एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया, सो अगेन इनमें जो राइपनिंग जो है वो कॉन्टिन्यू नहीं रहती. सो फर्दर राइपनिंग जो है इन फ्रूट्स में नहीं होती है. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज. बिकॉज पाइनएप्पल हो गया, लीची हो गया, ग्रेप्स हो गया, तीनों में जो है फर्दर राइपनिंग जो है आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है फर्दर राइपनिंग नहीं होती है. ठीक है. एंड अगर मैं आपको पूछूं कि क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट के जो है एग्जाम्पल कौन से होंगे, सो कौन से होंगे? बनाना हो गया, ठीक है, चीकू हो गया, ये सारे कैसे हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट टाइप. बिकॉज इनमें जो राइपनिंग प्रोसेस होती है वो आफ्टर हार्वेस्टिंग भी कॉन्टिन्यू रहती है. एंड ये क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन. सो इथाइलिन किस में हेल्प करते हैं? फ्रूट की राइपनिंग में. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. सो द एक्सप्लेनेशन इज द नॉन क्लाइमेक्ट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट डज नॉट अंडरगो अ राइपनिंग प्रोसेस. ठीक है. एंड कैरेक्टर जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कैरेक्टराइज बाय शार्प इंक्रीज इन इथाइलिन प्रोडक्शन एंड अ बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज टिपिकल ऑफ क्लाइमेक्ट्रिक. सो जैसे मैंने अभी आपको जो क्लैरिफिकेशन दी, एक्सप्लेनेशन दी, एग्जैक्टली इसमें वही डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, कि क्लाइमेक्ट्रिक कौन से होते हैं एंड नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट टाइप कौन से होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन इज विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड vegetable. Option number A is vitamin A, option number B is vitamin B1, C is vitamin B6 and option number D is vitamin B12. So the correct answer of this question is vitamin B12. ठीक है. So vitamin B12 जो है ये fruits and vegetable में जो है नहीं मिलता. So ये तो बहुत ही easy है. ठीक है, बहुत easy question है ये. So the correct answer is option number D, vitamin B12. Explanation is vitamin B12 is not typically found in fruits and vegetable. It is primarily found in animal products like meat, fish, dairy and eggs. So जितने भी meat based products होंगे विटामिन B12 मोस्टली उनमें प्रेजेंट रहता. ठीक है. Now the next is question number 5. So the question is which of the following minimal processing technique involves exposing food to high temperature for a short period to kill harmful microorganisms and enzymes. So option क्या क्या? Option number A is blanching, B is freeze drying, C is fermentation and D is salting. So the correct answer of this question is answer number A, that is blanching. So already हमने जो पिछली MCQ की क्लास थी उसमें भी मैंने ब्लांचिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे MCQs कराए थे. तो अब आपको ये बहुत ही क्लियर होगा कि ब्लांचिंग होती क्या है. ठीक है. एंड इसका बेसिक पर्पस जो है वो क्या है. ठीक है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एंजाइम्स की इनएक्टिवेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है किल करने के लिए ब्लांचिंग का यूज़ किया जाता है. सो दैट फ्रूट्स या वेजिटेबल में जितने भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस है जैसे कि ब्राउनिंग हो गया, टेक्सचरल चेंज हो गए, वो ना आ पाए बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लांचिंग. ओके. सो आंसर इज option number A, blanching. Explanation is blanching involves briefly exposing food to high temperature to inactivate enzymes and reduce microbial load. It is a common minimal processing technique. So minimal processing technique यहाँ पे mention है. minimal processing technique क्या होता है? जहाँ पे हम ना बहुत कम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन मेथड्स का, बहुत कम टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो दैट फूड की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज ना हो, फूड में जो है अनडिज़ायरेबल चेंजेस ना है, लाइक उसमें न्यूट्रिशनल लॉस ना हो, उसका फ्लेवर चेंज ना हो, टेक्सचरल चेंजेस ना हो. सो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ फूड प्रोडक्ट्स की मिनिमल प्रोसेसिंग करते हैं. एंड मोस्टली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं मिनिमल प्रोसेसिंग जो है मोस्टली इनमें की जाती है. ठीक है. सो मोस्टली एज अ मिनिमल प्रोसेसिंग जो मेथड यूज़ किया जाता है, टेक्निक यूज़ की जाती है, वो मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो है ब्लांचिंग मेथड का जो है यूज़ किया जाता है. ठीक है. एंड अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करें ना ब्लांचिंग की, तो जो टेम्परेचर होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का उससे कम होता है इसका टेम्परेचर जिस पे हम ब्लांच करते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो द क्वेश्चन इज व्हाट टेम्परेचर इज टिपिकली यूज्ड इन UHT पास्चराइजेशन. सो UHT क्या होता है? अल्ट्रा हाई
temperature pasteurization. So that is also a type of pasteurization. ठीक है, so कौन सी टेम्परेचर पे किया जाता है यूएसटी? सो ऑप्शन नंबर ए इज बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, बी इज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, सी इज अबव 135 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस. So the correct answer of this question is option number C, that is above 135 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो यूएसटी जो पास्चराइजेशन जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो कितने पे करते हैं? 135 डिग्री या इससे अबव टेम्परेचर पे जो है पास्चराइजेशन किया जाता है. ठीक है, सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज अबव 135 डिग्री सेल्सियस. Explanation is UHT pasteurization involve heating food to temperature above 135 degree Celsius for a very short period to effectively sterilize it. ठीक है, सो जो टाइम ड्यूरेशन होता है पास्चराइजेशन में UHT में वो काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए होता है. एंड रीज़न क्या है कि बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट जो है वो मिल्क में जो है बहुत सारे अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो हैं आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई हीट ट्रीटमेंट. ठीक है, जैसे कि फ्लेवर चेंज हो जाना या उसके कलर जो है उसमें चेंज हो जाना. सो इनको प्रिवेंट करने के लिए जो है अनडिज़ायरेबल चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए जो पीरियड होता है यूएसटी का वो काफ़ी शॉर्ट होता है. ठीक है, बट टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि 135 डिग्री या इससे अबव पे यूएसटी किया जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टिपिकल शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रीटेड विद यूएसटी पास्चराइजेशन. सो इसमें सिंपली पूछा गया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम यूएसटी पास्चराइजेशन से प्रिजर्व करते हैं उनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है. ऑप्शन नंबर ए इज अ फ्यू डेज, बी इज सेवरल वीक्स टू मंथ्स, सी इज सेवरल ईयर्स, एंड डी इज इनडेफिनिट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेवरल वीक्स टू मंथ्स. सो जितने भी यूएसटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो अराउंड कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक की होती है. ठीक है, एंड आप इनको जितने भी यूएसटी मोस्टली मिल्क को ही पास्चराइज किया जाता है. ठीक है, सो इनको आप इजीली रूम टेम्परेचर पे भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं अनटिल जब तक आपने उसको ओपन नहीं किया. वंस यू ओपन इट ना देन आपको उसको नॉर्मल मिल्क की तरह ट्रीट करना होता है. उसको देन अगेन उसको रेफ्रिजरेशन स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है या बॉयलिंग की रिक्वायरमेंट होती है. बट जब तक आपने पैकेजिंग को ओपन नहीं किया तब तक आप इजीली उसको रूम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं. एंड इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेवरल वीक्स टू मंथ्स. Explanation is products treated with UHT pasteurization typically have a shelf life of several weeks to months, allowing for long storage at room temperature. So जैसे मैंने अभी आपको बताया कि easily आप room temperature पे भी इन्हें store करके रख सकते हैं. बट कब तक? जब तक आपने उसको open नहीं किया. ठीक है. Now the next is question number 8. So the question is which type of dehydration method involve exposing food to low temperature and high vacuum to remove water. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि लो टेम्परेचर का यूज़ करना. इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एज अ प्रिजर्वेशन मेथड हम लो टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ हाई वैक्यूम का जो है यूज़ कर रहे हैं सो दैट वाटर जो है उसमें से ईजिली रिमूव हो जाए. सो ऑप्शन नंबर ए इज फ्रीज ड्राइंग, बी इज सन ड्राइंग, सी इज एयर ड्राइंग, एंड डी इज स्प्रे ड्राइंग. सो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. यहाँ पे सिंपली आपने देख लिया कि लो टेम्परेचर का यूज़ किया जा रहा है एंड इन सारे ऑप्शंस में लो टेम्परेचर का यूज़ कौन किस में किया जाता है, कौन से मेथड में किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रीज ड्राइंग. ठीक है, सो फ्रीज ड्राइंग में ही हम लो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं एंड हाई वैक्यूम का यूज़ करते हैं सो दैट वाटर जो है उसमें से रिमूव हो जाए एंड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो एनहांस हो जाए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रीज ड्राइंग. ठीक है, सो फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व एक्सपोजिंग फूड टू लो टेम्परेचर एंड हाई वैक्यूम टू रिमूव वाटर, making it a popular method for preserving food while retaining its quality. ठीक है, सो फ्रीज ड्राइंग का एक एडवांटेज ही यही होता है कि इसमें जो शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की वो काफ़ी इन्हांस हो जाती है एंड उसकी जो क्वालिटी होती है रिलेटेड टू फ्लेवर्स हो गया, कलर हो गया, वो भी इसमें जो है वी कैन से कि जो क्वालिटीज़ है वो भी रिटेन रहती हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रीज ड्राइंग. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. So the question is which of the following is a common pickling agent used to make pickle? So option number A is vinegar, B is vegetable oil, C is milk, and D is lemon juice. ठीक है, so as a common pickling agent जिसका हम use करते हैं that is option number A, vinegar.
सो मोस्टली ये तो आपको पता भी होगा कि पिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए जो है विनेगर का ही यूज़ किया जाता है मोस्टली, ठीक है। सो विनेगर का बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट तो क्या करता है, ये शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये क्या करता है, प्रोडक्ट की पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। सेकेंड, एक फ्लेवर, एक जो टैंगी फ्लेवर होता है पिकल्स में, उसको इम्पार्ट करने में भी ये हेल्प करता है। टैंगीनेस को जो है इन्हांस करने में विनेगर हेल्प करता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विनेगर, ठीक है। Explanation is vinegar is a common pickling agent used to make pickles. It provides acidity that help preserve the food. So simply ये pH वैल्यू को जो है डिक्रीज कर देता है, एंड इसके साथ साथ सेकेंड क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, ये फ्लेवर को जो है इनहांस करने में हेल्प करता है, ठीक है। Now the last question of today's class is question number 10. So the question is, which food preservation methods relies on the principle of using high pressure to inactivate enzymes, bacteria and other microorganisms while preserving the taste, texture and nutritional value of food. So इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा जा रहा है कि किस मेथड में जो हम हाई प्रेशर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं सो दैट जितने भी स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाए, एंड इसके साथ साथ फूड की जो क्वालिटीज़ हैं लाइक टेक्सचर हो गया, टेस्ट हो गया, कलर हो गया, न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गई, वो रिटेन रहे। सो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज कैनिंग, बी इज फ्रीज ड्राइंग, सी इज हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, डी इज पिकलिंग। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ठीक है। इससे ऑलरेडी मैंने इस पर आपको एक पूरी क्लास जो है इस पर डिटेल में कवर की हुई है कि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में बेसिकली हम हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जितने भी एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो टेम्परेचर जो होता है इसमें काफ़ी लो यूज़ होता है, ठीक है, सो दैट जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की, या जितनी भी उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ है लाइक टेस्ट हो गया, टेक्सचर हो गया, ये रिटेन रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। So the correct answer of this question is option number C, high pressure processing. And explanation is, it is a modern food preservation technique that uses high pressure to inactivate enzymes and microorganisms while preserving the sensory and nutritional qualities of food. So basically simply इसमें high pressure का यूज़ किया जाता है so that जितने भी enzymes है, spoilage causing या microbes present है food में, वो inactivate हो जाए, एंड इसके साथ साथ जितनी भी नेचुरल क्वालिटी होती है फूड की वो रिटेन रहती है इसमें, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट जितनी भी क्वालिटीज़ है फूड की वो रिटेन रहती है, लाइक टेस्ट हो गया, टेक्सचर हो गया, ठीक है, कलर हो गया, न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, ये सारी रिटेन रहती है। सो द करेक्ट आंसर इज हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। सो दैट इज ऑल फॉर today's class. Thank you so much everyone for this class.